तो इस सीज़न में जो हम लोग आजकल कॉमनली पेशेंट्स देख रहे हैं, वो बच्चे जो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे डायरिया की कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं। बीमारी जो है जनरली अगर हम देखें तो जो हम खान-पान करते हैं, बाहर से खाना पीना, अगर ये डायरिया वायरल होता है तो मोस्ट लाइकली हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस ऑफ बैक्टीरियल डायरियाज इट इज़ वेरी सीरियस, इट कैन बी सीरियस इन्फेक्शन। कई बार वो इन्फेक्शन इतनी बढ़ जाती हैं कि बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अगर आपके बच्चे को दस्त लगे हैं, डायरिया है, उल्टियाँ हैं, तो बहुत जल्दी ओवर द काउंटर यानी कि केमिस्ट से दवाइयाँ लेकर अपने आप से कोई एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ें शुरुआत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो चीज़ें आइडियली हमें नहीं देनी है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात बच्चों में डायरिया यानी उल्टी दस्त की प्रॉब्लम, क्योंकि बारिश के मौसम के दौरान ये प्रॉब्लम बच्चों में बढ़ जाती है। इस पर बात डॉक्टर सौरभ कपूर जी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। डायरिया यानी दस्त की प्रॉब्लम बच्चों को खासकर मॉनसून में ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है? देखिए, आज के कंटेक्स्ट में ये सवाल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। वी हैव ऑल बीन थ्रू फ्लड्स, अभी बहुत मानसून हुआ, बहुत बारिश हुई है। तो इस सीज़न में जो हम लोग आजकल कॉमनली पेशेंट्स देख रहे हैं, वो बच्चे जो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे डायरिया की कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि डायरिया के साथ पॉटी के अंदर ब्लड भी आने लग जाता है। सो ये कंप्लेंट्स आजकल कॉमनली हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इस सीज़न में हम लोग कॉमनली ये चीज़ें ज़्यादा इसलिए देखते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर पानी के थ्रू फैलती हैं चीज़ें। तो अगर हम देखें तो ये बीमारी जो है जनरली अगर हम देखें तो जो हम खान-पान करते हैं, बाहर से खाना पीना, कोई बाहर की कोई चीज़ खा ली, बाहर की कुक्ड कोई चीज़ खा ली, या कोई चीज़ जो पहले से कुक्ड थी और काफ़ी टाइम तक बाहर पड़ी रही, उसको खा लिया। तो जनरली ये चीज़ें जो हैं हमें अफ़ेक्ट करती हैं। कॉमनली बच्चों में जो कॉमन ऑर्गेनिज़म्स हैं वो वायरसेस होते हैं जो डायरिया कॉज़ करते हैं। ऑल्दो हमारी जो भारत की जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, उसके अंदर हम लोग रोटा वायरस जो सबसे कॉमन वायरस है डायरिया करने के लिए, उसको हम कवर करते हैं। पर उसके अलावा बहुत सारे और वायरसेस हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है। अगर ये डायरिया वायरल होता है तो मोस्ट लाइकली हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन निकलते जाते हैं बच्चा बेटर होता जाता है। बट इन केस ऑफ बैक्टीरियल डायरियाज़ इट इज़ वेरी सीरियस, इट कैन बी सीरियस इन्फेक्शन। कई बार वो इन्फेक्शन इतनी बढ़ जाती हैं कि बच्चों को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, उन बच्चों को आईवी ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं, आईवी इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम ग्रॉसली बात करें तो ये डायरिया इस सीज़न में खाने-पीने से होता है, और जनरली ब्रॉडली 2 कॉजेज़ हैं, मोस्टली वायरल एंड बैक्टीरियल। वायरल सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद नंबर 2 पे बैक्टीरियल आते हैं। वायरल डायरियाज़ एंड बैक्टीरियल डायरियाज़ आर द मोस्ट कॉमन 2 कॉजेज़। तो ये डायग्नोस कैसे होता है कि वायरल है या बैक्टीरियल है? और एक चीज़, एक सवाल और कि डायरिया आप कहते किसे हो? ये आपने अच्छा पूछा। देखिए, बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि बच्चा दिन में 4 बार पॉटी कर रहा है। तो 4 बार पॉटी कर रहा है, लेकिन अगर उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, मतलब वो सेमी सॉलिड है या सॉलिड है, तो वी डोंट कॉल इट एज़ डायरिया। अगर उसकी कंसिस्टेंसी भी लूज़ हो जाए, वाटरी हो जाए, ओनली देन यू स्टार्ट कॉलिंग इट एज़ डायरिया। तो अगर नंबर ऑफ स्टूल्स यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाए, तभी हम उसको डायरिया बोलते हैं, नहीं तो हम उसको डायरिया नहीं बोलते। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मेरा बच्चा दिन में 4 बार पॉटी कर रहा है, लेकिन वैसे पॉटी की जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक है, सॉलिड है। तो वी डोंट लेबल इट एज़ डायरिया एंड स्टार्ट ट्रीटिंग इट, वी जस्ट लीव इट। हम उसको छोड़ देते हैं कि वो नेचुरली नॉर्मल भी होता है। बहुत सारे बच्चे 3 to 4 टाइम्स स्टूल पास करते हैं, वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि डायरिया में, जैसे आपने पूछा कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वायरल है या बैक्टीरियल है, सी उसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमें करने पड़ते हैं। स्टूल के ऊपर भी किए जाते हैं। सबसे कॉमनली हम स्टूल रूटीन करके देखते हैं। स्टूल रूटीन में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हमें बहुत बार जो बैक्टीरिया होता है वो दिख जाता है स्टूल में। सेकेंडली हम स्टूल को कल्चर के लिए भेजते हैं। उस कल्चर के अंदर अगर कोई टिपिकल ऑर्गेनिज्म हो जो नॉर्मली हमारी कल्चर प्लेट्स पिक कर सकती हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है। जैसे ई कोलाई एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो हमारे इन्फेक्शन करता है। आजकल टाइफॉइड का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, तो सैल्मोनेला एक और टाइफॉइड जो कराता है ऑर्गेनिज्म, वो भी बड़ा कॉमनली देखा जाए। तो ये कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम जनरली स्टूल के अंदर पाते हैं कल्चर्स में, और उनके ऊपर कौन सी दवाई असर करेगी वो भी हमें उससे मालूम पड़ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है बच्चे को दवाई डाल सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को समझें कि वो वायरल है या बैक्टीरियल है, ये जनरली घर पे पता लगाना मुमकिन नहीं होता। आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। डॉक्टर देख के ही बता पाएंगे, और उसको हिस्ट्री लेके उसके स्टूल के टेस्ट करा के ही हमें मालूम पड़ेगा
कि वो वायरल है या बैक्टीरियल है, बट कॉमनली 70-80% टाइम्स इट इज़ वायरल डायरियाज विच आर मोर कॉमन। यस। सो 1 से 10 साल का बच्चा है और आप कितनी बार वो लूज मोशन हो, पतली पॉटी हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर सिम्प्टोमेटिकली पॉटी की जो नंबर ऑफ टाइम्स हम बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं, अगर बच्चा 5 बार 6 बार भी पॉटी कर रहा है, वो लूज़ है, तो वी आर नॉट रियली वरिड अंटिल वो बच्चा खा पी रहा है। बच्चे की हाइड्रेशन स्टेटस, उसका पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में और नमक की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए एक सबसे अच्छी जो चीज़ हम लोग कहते हैं वो कहते हैं कि ओआरएस दीजिए बच्चे को। तो ओआरएस का घोल बना के रेगुलरली बच्चों को देना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो नमक है और पानी है उसकी कमी ना हो। तो अगर नंबर ऑफ टाइम स्टूल्स बच्चा 8 बार 10 बार भी कर रहा है, लेकिन अगर वो पानी पी रहा है, ओआरएस ले रहा है, नारियल पानी पी रहा है, नमक की कंजम्पशन कर रहा है, तो हम ज़्यादा वरिड नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बॉडी से लॉस हो रहा है हम उसको कंपनसेट कर पा रहे हैं किसी फॉर्म में। तो इन दैट केस हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान या घर पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है। और जैसे जैसे दिन निकलेंगे 2 तीसरे चौथे दिन में धीरे धीरे नंबर ऑफ टाइम्स जो एपिसोड्स ऑफ डायरिया हैं वो कम होते जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा वरी करने की उस केस में ज़रूरत नहीं है। कई बार दवा की भी ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली हम अगर कुछ चीज़ें घर पे कर सकते हैं, जैसे अगर हम कहें हम ओआरएस का घोल बना के दे सकते हैं, नींबू पानी बना के दे सकते हैं बच्चे को। हम चाहें तो बच्चे को सिंपल पानी दे सकते हैं, नमक चीनी का घोल बना के घर में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हम नारियल पानी दे सकते हैं, ये चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें घर पे करते हैं तो उससे बहुत बार हम डिहाइड्रेशन होने से हम प्रिवेंट हो जाते हैं। तो अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें जैसे दही हो गया, सॉफ्ट डाइट हम कहते हैं खाने के लिए, जैसे खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, स्पेशली मूंग की दाल हो गई, है ना, ऐसी चीज़ें हम बना के बच्चे को दे सकते हैं। दाल का पानी हो गया, पतली पतली खिचड़ी बना के, कुछ दही हो गया, क्योंकि दही में बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें हमारे जो बैड बैक्टीरियाज हमारे अंदर गए हैं उनको ओवरकम करने में। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो हम घर पे कर सकते हैं और इनको करने से हमारे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है सिम्टोमेटिकली, क्योंकि हमें बेसिकली सिम्टोमेटिकली ही बेटर होना है। वायरल डायरियाज़ में यूजुअली 5 से 7 दिन में धीरे धीरे डायरियाज़ अपने आप रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। वरी करने की कब ज़रूरत पड़ती है डायरिया में? ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगर हम सब कुछ ही बोल देंगे कि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो हमें वरी कब करना है? देखिए, अगर हमारा बच्चे को नंबर ऑफ स्टूल्स एंड द क्वांटिटी ऑफ स्टूल इज़ टू हाई, अगर बच्चा दिन में 15 बार 20 बार पॉटी पास कर रहा है और बिल्कुल पानी की तरह कर रहा है, और उसकी जो एक कंजम्पशन है, यानी कि जो उसको पानी पीना चाहिए, उसको जो ओआरएस लेना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, वो नहीं पी रहा है, और उसके साथ में कई बार बच्चों को उल्टियाँ भी लग जाती हैं। तो अगर बच्चे को उल्टी भी लगी है कि आप कोई चीज़ खिला रहे हैं, बच्चा उसको उल्टी कर रहा है, तो दिस इज़ द स्टेज वेयर यू हैव टू बी वरिड। हम इस चीज़ के लिए वरिड हैं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो उससे हमारे को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें वो सब आईवी ड्रिप्स, फ्लूइड, सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं उस अकॉर्डिंगली जो बच्चे को ज़रूरत हो। और डिहाइड्रेशन पर से हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे हमारे ब्रेन पे, हमारी किडनीज़ पे, इन सब ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर वो कंट्रोल ना की जाए समय से तो हमारी ऑर्गन्स डैमेज भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमें उन चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चा डिहाइड्रेट बिल्कुल ना हो। तो अगर हमारा बच्चा खाने पीने में तंग कर रहा है, पी नहीं रहा है, उल्टी कर रहा है, अमाउंट ऑफ स्टूल एंड द नंबर ऑफ स्टूल्स इज़ टू हाई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूल कर रहा है, बहुत ज़्यादा बार कर रहा है, तो हमें उस चीज़ को लेके वरिड होना चाहिए। उसको कैसे पकड़ना है, हमें बेसिकली बच्चे के यूरिन आउटपुट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बेबी रेगुलरली यूरिन कर रहा है, यानी कि हर 4-6 घंटे में एक बार बच्चा यूरिन पास कर रहा है अच्छे से, तो दैट मीन्स कि चाइल्ड इज़ हाइड्रेटेड। दूसरी चीज़, अगर बच्चे की आँखें अंदर को दबी हुई लग रही हैं, हमें लग रहा है कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है, बच्चा बहुत लेथार्जिक हो रहा है, सुस्त हो रहा है, तो ये डेंजर साइंस हैं। ये ऐसे साइंस हैं जिनमें हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो उस केसेस में हमें तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है या हॉस्पिटल में लेके जाना है। और कुछ घरेलू और चीज़ें, कुछ इलाज भी है घरेलू? ये तो हुआ, एक तो हमने खाने पे बात की कि हमें खाने को क्या देना जब डायरिया बच्चों को। क्या कुछ घरेलू चीज़ें हैं जिससे ठीक भी हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो वायरल डायरियाज़ हैं वो ठीक हो ही जाएँगे 5 से 7 दिन में। जनरली वायरल डायरियाज़ अपने आप रिज़ॉल्व कर जाते हैं। हम लोग एज़ पेरेंट्स अगर हम देखें तो बहुत बार हम पैनिक कर जाते हैं कि जो वायरल डायरियाज़ हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। जो पेरेंट्स हैं दे आर रियली वरिड कि बच्चे को पानी की कमी ना हो जाए। तो
तो ये सब चीज़ें एज अ पेरेंट हमें ज़रूर तंग करती हैं। बट अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट की, तो घर पे ऑब्वियसली हम कुछ ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी-छोटी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ओआरएस पिलाएँ, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में नारियल पानी पिलाएँ, नींबू पानी पिलाएँ, नमक और चीनी का घोल बना के दें। सिंपल पानी ही बच्चा पिए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो दही खिलाएँ, खिचड़ी खिलाएँ, केला खिलाएँ, ऐसी चीज़ें खिलाएँ। तो ये चीज़ों से जनरली हमारी जो बॉडी में कमी होनी चाहिए, वो नहीं होती, और जो हमारी स्टूल की कंसिस्टेंसी है, वो लिक्विड ही से सॉलिड की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो वायरल डायरियाज़ का एज़ सच कोई पर्टिकुलर अगर हम बात करें, तो कोई ओवरऑल ट्रीटमेंट नहीं है। हम जनरली बस ओआरएस और ज़िंक जो एक सप्लीमेंट है, वो हम देते हैं। उनसे ही बहुत बच्चे जो हैं, ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो हैं 5 से 7 दिन में रिलीव हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का ये ज़रूर डाउट रहता है कि हम 5 दिन से दवाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चे की अभी भी पॉटी जो है वो 5 बार आ रही है या 4 बार आ रही है और थोड़ी सेमी सॉलिड है, और उस स्टेज पे आके बहुत लोग अपनी पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर वायरल डायरियाज़ हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूल्स ज़्यादा वरी नहीं करने चाहिए आपको। अगर बच्चा खा पी रहा है, अच्छे से ले रहा है खाना-पीना, तो अगले 3 टू 4 डेज़ में आप थोड़ा पेशेंस और रखेंगे तो ग्रेजुअली बेटर हो जाएगा। और एनी प्रिकॉशंस कि डायरिया हो ना? तो आई थिंक प्रिकॉशन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बाहर का खाना कम खाएँ, खासकर स्पेशली मॉनसून इस में। सीज़न में। तो मतलब एटलीस्ट जो प्रोडक्ट्स पैक्ड नहीं हैं, जो प्रोडक्ट्स आपको बाहर से वाटर का कंटेंट है उसमें किसी भी तरह का, या कोई आपके सामने कोई बना के दे रहा है, ऐसी चीज़ें जिसमें पैक्ड या सील्ड नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, वो चीज़ों को थोड़ा-सा आपको प्रिवेंट करना, जैसे मिठाइयाँ हो गई, ऐसी चीज़ों को थोड़ा-सा प्रिवेंट करना चाहिए कि आप अवॉइड कीजिए इस सीज़न में। मिल्क प्रोडक्ट्स जो बाहर से आप खाते हैं, उनको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए बाहर से, कि आप ना खाएँ। दूसरी चीज़, अपने घर में भी अगर कोई चीज़ पुरानी बना के रखी है, अगर आपने कोई चीज़ सपोज़ करो 1 दिन पहले शाम में बनाई थी, तो हम बहुत बार घरों में ऐसा होता है कि हम अगले दिन सुबह खा लेते हैं, या सुबह की बनाई हुई चीज़ को हम शाम को खा लेते हैं। तो आई थिंक इस मॉनसून सीज़न में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो चीज़ें आप सोचते हो कि फ्रिज में रखी थी बट वो ठीक ही होंगी, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने चीज़ फ्रिज में भी रखी है, स्टिल बैक्टीरियाज़ और वायरसेस उसमें ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप उनको बार-बार फ्रिज से बाहर निकालते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर खाते हैं, तो वो चीज़ आपकी हेल्थ को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है। तो यू शुड ऑलवेज़ प्रेफ़र कि आप घर में फ्रेश खाना बना के बच्चे को दीजिए। हाइड्रेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इस सीज़न में ना कि ऑलरेडी बहुत बारिश हो रही है, तो पानी की कमी तो है नहीं। सबको लगता है कि पानी शायद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो प्यास भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। तो उस हिसाब से हम लोग शायद बच्चों को इग्नोर कर जाते हैं कि खुद तो पानी पी लेंगे, लेकिन बच्चे बहुत बार खेल में इतने व्यस्त होते हैं कि वो पानी नहीं मांगते। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको उनकी उम्र के हिसाब से जितना पानी देना चाहिए, उनकी बॉडी में जाना चाहिए, उतना पानी हम उनको देते रहें। उतना सॉल्ट इंटेक, उतना नींबू पानी, जनरल चीज़ें जो हैं वो हम उनको खाने पीने का अच्छा ध्यान रखें। फ्रूट्स पे ज़्यादा ज़ोर दे सकते हैं आप, उनको अच्छे से वॉश करके आप दीजिए। पानी जिन घरों में आजकल वैसे मोस्ट ऑफ द हाउसेज़ दे हैव सम आरओ वाटर और समथिंग लाइक दैट, तो एक तो हमें रेगुलरली उनकी भी जांच करानी चाहिए। हम बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम घर में जाते हैं अपने नए घर में, तो हम एक आरओ लगा लेते हैं, और वाटर डिस्पेंसर, और वो अगले 5 साल 10 साल तक चलता रहता है। True. कभी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन एक मेंटली हमें रहता है कि हमारे घर में आरओ लगा हुआ है। पर आई थिंक इस ये एक अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि उसकी रेगुलर सर्विसिंग होनी, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या वो वाक़ई में अब काम कर रही है, क्या वो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें कोई सर्विस की ज़रूरत तो नहीं है। उसके अंदर कुछ कैंडल्स होती हैं, अगर वो चेंज करानी है तो चेंज कराइए, ताकि पानी की जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहे। जिन घरों में पानी आरओ नहीं लगा हुआ है, उन घरों में हम एडवाइस करते हैं कि पानी को बॉयल करके ही आप यूज़ कीजिए। पानी को बॉयल करके, कूल करके वो आप बच्चे को पिलाइए। सो दैट इज़ द सेफेस्ट वे टू प्रिवेंट डायरियाज़ इन चिल्ड्रन। जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमने देखा है कि अगर डॉक्टर एडवाइस नहीं भी करते हैं, तो पेरेंट्स अपने आप बॉटल्स शुरू कर लेते हैं, बच्चों को बॉटल से दूध पिलाना शुरू करते हैं। तो बॉटल्स आर अगेन अ मेजर सोर्स ऑफ डायरिया। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम बॉटल्स अगर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसको कैसे साफ़-सफ़ाई करनी है, कैसे स्टरलाइज़ करना है। आजकल हमारे पास स्टरलाइज़र्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर हम बॉटल्स को स्टरलाइज़ कर सकते हैं और रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बॉटल को बॉयल करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट जब पानी बुलबुले निकलने शुरू हो जाएँ पानी में, तब 10 मिनट तक बुलबुले के अंदर बॉटल को रखना है। उसको हम स्टरलाइज़्ड बॉटल मानते हैं।
सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। ऐसे ही सिपर्स हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे पैसिफायर्स यूज़ करते हैं। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चे हमेशा मुंह में डालते हैं और इनसे कॉमनली डायरिया और इन्फेक्शंस होती हैं, स्पेशली बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं और बच्चे कुछ 1 डेढ़ साल तक जो बॉटल से दूध पीते हैं उनके लिए। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनमें डायरिया कैसे प्रिवेंट करें। जो बच्चे 6 से 7 महीने 8 महीने की एज के हैं, इन बच्चों को हर चीज़ मुंह में डालने की आदत होती है। तो एटलीस्ट उँगलियाँ, हाथ, ये चीज़ें बच्चे मुंह में डालते हैं। इसको हम माउथिंग कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ का फिनोमिना है। इसमें भी अगर हम बच्चों के हाथ रेगुलरली क्लीन करें, रेगुलरली वॉश कराएं, तो उसके साथ हम जो कॉमन ये जो डायरियल एपिसोड्स हैं इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डायरिया में क्या एंटीबायोटिक्स भी आप देते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि डायरिया में एज सच एंटीबायोटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 70-80% डायरियाज जो हैं वो वायरल होते हैं। तो वायरल डिजीज़ में एज सच एंटीबायोटिक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 90% डायरियाज़ में अगर हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कुछ प्रोबायोटिक्स या जिंक, ओआरएस, ऐसी चीज़ें, घर पे कुछ नुस्खे, इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से रिकवर कर जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हमें हमारे दर्शकों को कन्वे करना चाहिए वो ये है कि अगर आपके बच्चे को दस्त लगे हैं, डायरिया है, उल्टियाँ हैं, तो बहुत जल्दी ओवर द काउंटर, यानी कि केमिस्ट से दवाइयाँ लेकर अपने आप से कोई एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ें शुरुआत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ वो चीज़ें आइडियली हमें नहीं देनी है और डायरिया में उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर वायरल डायरियाज़ हैं वो ऑटोमेटिकली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएँगे। बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमने दे दी तो उसका नुकसान क्या होगा? तो देखिए, शायद इमीडिएटली उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम देखें तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है उस दवाई से। पर नुकसान जो लॉन्ग टर्म में ये होगा कि उस दवाई से धीरे-धीरे वो बच्चा रेज़िस्टेंट होता जाएगा। तो जैसे ही वो बच्चे की उम्र बढ़ेगी, बड़ा होगा, कभी उस बच्चे को अगर जीवन में दोबारा उस दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी बॉडी शायद उस दवाई पे उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं देगी या उसको बेनिफिट नहीं पहुँचाएगी, जिसको हम एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो हमें पूरे अपने सारे दर्शकों को और वर्ल्ड ओवर आई थिंक ये जाना चाहिए कि मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो डायरिया में की जाती हैं, वो अवॉइड होनी चाहिए। ओवर द काउंटर केमिस्ट से दवाइयाँ लेकर हम खुद खा रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो इवेंचुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कराती है, जो कि इस बच्चे को लॉन्ग टर्म में उसके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा।